नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है कवि मैथिली शरण गुप्त। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं मैथिली शरण गुप्त को। द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व जन भावना और गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में रीतिकाल का लटकन झटकन नहीं है। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर इसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त जी को है। गुप्त जी अतीत के आदर्शों लक्ष्मण, उर्मिला, यशोधरा, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया इत्यादि के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद जानते हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी संवत 1943 में बुंदेलखंड के चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त हुए, जो एक साहित्य प्रेमी थे। इनकी माता का नाम है काशीबाई। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई का नाम है सियाराम शरण गुप्त, जो कवि और लेखक हुए। इनके मित्र का नाम है घासीराम व्यास गुप्त। पत्नी है सरजू देवी। पुत्र का नाम है उर्मिल चरण गुप्त। गुप्त जी का प्राथमिक शिक्षा चीरगांव के मिडिल स्कूल में हुआ और झांसी के मैकडोनल्ड हाई स्कूल में 2 साल पढ़कर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद गुप्त जी का शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दी गई। मुंशी अजमेरी ने गुप्त की काव्य प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। गुप्त जी के साहित्य गुरु काव्य गुरु का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद जानते हैं रसिकेंद्र से राष्ट्र कवि तक का सफरनामा। गुप्त जी रसिकेंद्र नाम से कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैशोपकारक पत्रिका के लिए ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। वैशोपकारक पत्रिका जो है वह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और ब्रज भाषा में लिखा करते थे रसिकेंद्र के नाम से। इसके बाद गुप्त जी ने रसिकेंद्र नाम से सरस्वती पत्रिका में रचनाएं भेजी, जिसके संपादक ने यह कर रचनाएं वापस कर दी कि अब रसिकेंद्र बनने का जमाना लद गया। जब 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के बाद गुप्त जी की रचनाएं खड़ी बोली में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली कविता हेमंत है, जो सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली कविता का नाम हेमंत है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है और 1907 ईस्वी में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी भारत भारती और साकेत की रचना करते हैं। 1912 ईस्वी में प्रकाशित भारत भारती ने जबरदस्त प्रसिद्धि दिलाई। तत्पश्चात 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की मैथिली शरण गुप्त को। 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को प्रदान करते हैं और भारत भारती का रचना काल है 1912 ईस्वी। अपने साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तुलसीदास जी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। इस काव्य पंक्ति के 2 संकेत है। पहला संकेत है तुलसीदास और महावीर यानी हनुमान का मिलन चित्रकूट में हुआ, और दूसरा संकेत है महावीर यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके सानिध्य में गुप्त जी एक महान लेखक बन सके। गणेश शंकर विद्यार्थी की दैनिक पत्र प्रताप में गुप्त जी विदग्ध हृदय के नाम से कविताएं लिखा करते थे। प्रताप जो है वह गणेश शंकर विद्यार्थी की दैनिक पत्र है और विदग्ध हृदय के नाम से लिखा करते थे गुप्त जी। इसके अलावा उनकी रचना इंदु प्रभा पत्रिकाओं में छपती थी। अपने गांव चीरगांव में मैथिली शरण गुप्त ने 1911 में साहित्य सदन नामक प्रेस खोली और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण प्रेस प्रिंटिंग की स्थापना करते हैं।
वे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित हुए। 16 अप्रैल 1941 को गुप्त जी गिरफ्तार होकर जेल गए। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए मैथिली शरण गुप्त। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी संवत 2021 को गुप्त जी का निधन हो गया। इसके बाद जानते हैं गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। रचनाएं हैं, 2 महाकाव्य इनके हैं। वह है साकेत 1931 ईस्वी में रचित है और दूसरा है यशोधरा 1932 ईस्वी में। 19 खंड काव्य की रचना भी करते हैं। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में रचित है और भारत भारती 1912 ईस्वी में। जैतान 1917 ईस्वी में। शकुंतला 1923 ईस्वी में। पंचवटी 1925 ईस्वी में। गुरुकुल 1929 ईस्वी में। झंकार की रचना करते 1929 ईस्वी में। द्वापर 1936। सिद्धराज 1936। नहुस का रचना काल है 1940। एक नहुस जिसके रचयिता भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र हुए और मैथिली शरण गुप्त रचित नहुस है जिसकी रचना काल है 1940 ईस्वी। कुणाल गीत का रचना काल है 1942 ईस्वी। कावा और करबला 1942 ईस्वी। अर्जन और विसर्जन 1942 ईस्वी में रचित है। पृथ्वी पुत्र का प्रकाशन काल 1950 ईस्वी है। प्रदक्षिणा 1950। जय भारत 1952। विष्णु प्रिया 1957। विश्व वेदना। इनके नाटक है रंग में भंग 1909 ईस्वी में रचित है। राजा प्रजा वन वैभव हिंदू विकट भट्ट विरहिणी वैतालिक हिडिंबा चंद्रहास अनग तिलोत्तमा चरणदास निष्क्रिय प्रतिरोध इनके नाटक हैं। पत्र संग्रह है पत्रावली। गुप्त जी के कुछ अनुदित रचनाएं हैं। गुप्त जी अनुदित रचनाएं मधुप नाम से लिखा करते थे। गुप्त जी ने बांग्ला भाषा की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया। मेघनाथ वध वज्रांश जो माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा रचित है जिसका हिंदी रूपांतरण गुप्त जी ने किया। नवीन चंद्र सेन रचित पलासी युद्ध का हिंदी रूपांतरण गुप्त जी ने किया। इनके कविता संग्रह है जिसका नाम है उच्छ्वास। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली 12 खंडों में गुप्त जी की समस्त रचनाएं प्रकाशित हैं। पुरस्कार और सम्मान साकेत के लिए जो 1912 ईस्वी में रचित है साकेत 1935 में हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला और इसी रचना पर 1937 में मंगला प्रसाद पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया गया। 1946 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण 1953 ईस्वी में और पद्म भूषण 1954 ईस्वी में मिला भारत सरकार द्वारा। डीलिट की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं। इनकी रचनाओं में देश प्रेम और गौरव गाथा है। देश की गौरव गाथा का वर्णन भारत भारती में किया है गुप्त जी ने। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थली कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। प्रकृति वर्णन है। पंचवटी खंड काव्य में गुप्त जी का प्रकृति वर्णन सजीव हो उठा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रही है तरु भी मंद पवन की झोंकों से। यह पंचवटी में है जिनके लक्ष्मण का चरित्र का वखान किया गया है। और जितने इनके सारे काव्य जो पंक्तियां हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हें याद रखेंगे कि यह किस खंड काव्य से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है। मार्मिक स्थलों की परख है। गुप्त जी काव्य में ऐसे स्थलों का चयन किया है जो पाठकों के मन को झंकृत कर देते हैं। साकेत में चित्रकूट की सभा में केके की आत्म प्रताड़ना है और भरत का भ्रातृ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो सारे अयोध्यावासी चित्रकूट में राम से मिलने जाते हैं और उन्हें मनाकर अयोध्या लाने के लिए आग्रह करने का प्रयास करते हैं। तो इसी संदर्भ में राम भरत से कहते हैं,
हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, तब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अभिप्सित का अर्थ होता है इच्छा या मनोकामना। राम कहते हैं कि हे शिष्ट सभा वाले भरत, अपनी मनोकामना बताओ। तब भरत कहते, हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। भरत भावुकता के साथ कहते हैं, पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या फिर भी मेरी कोई दुर्भाग्य मनोकामना शेष रह गई है। मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने कर दी है। हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार से भी कुछ नष्ट हो गया, अब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। भरत की इन वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि सच जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई, उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। तभी तो राम के साथ पूरी सभा उद्घोष करती है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जन्मा भरत सा भाई। राम के इस कथन से के चरित्र का गंदलापन धूल जाता है। यह है विशेषता मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में पतिव्युक्ता नारी चित्रण भी है। पतिव्युक्ता यानी जो पति से अलग होकर जो नारी रहती है। साकेत की उर्मिला, साकेत जो 1912 ईस्वी में रचित है। कवि गुप्त ने साकेत में राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला को मुख्य पात्र बनाया है। राम वनवास के समय अपने पति राम के साथ है। मांडवी एवं श्रुति कीर्ति भी अपने पतियों भरत और शत्रुघ्न के साथ है, किंतु उर्मिला को 14 वर्षों तक अपने पति से वियोग की व्यथा सहनी पड़ी है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12। और साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। उर्मिला कामदेव से कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। यशोधरा की माननीय नायिका अर्धरात्रि को अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास हेतु निकल जाते हैं। तब यशोधरा का मन आहत हो जाता है। तब वह कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ी व्याघात। विष्णुप्रिया की विरहिणी नायिका विष्णुप्रिया पश्चिम बंगाल की संत महाप्रभु चैतन्य की पत्नी का नाम है। महाप्रभु चैतन्य के साथ 12 वर्ष की अल्पायु में ही विवाह हो गया था विष्णुप्रिया का। पति के सन्यासी बन जाने के कारण वह 26 वर्षों तक पति से अलग रहकर विरह अग्नि में जलती रही। तब मैथिली शरण गुप्त ने विष्णुप्रिया में लिखा है, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित है। यह काव्यखंड, हाय मैं चली गई हूँ छिप कर भागे वे। तो इनकी रचनाओं में गांधीवाद का असर भी दिखलाई पड़ता है। साकेत में सीता को खेती करते और चरखा चलाते देखकर मैथिली शरण गुप्त जी ने गांधीवाद का समर्थन किया है। आओ हम काते बुने ज्ञान की लय में। आगे वे लिखते हैं, पापी का उपकार करो, हाँ पापों का प्रतिकार करो। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। तो इसी संदर्भ में उनकी बातों का समर्थन करते हुए लिखते हैं, पापी का उपकार करो, हाँ पापों का प्रतिकार करो। इसके बाद जानते हैं परिचयोपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। गुप्त जी को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता था। गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि थे। इस युग के सबसे लोकप्रिय कवि गुप्त जी रहे। गुप्त जी का प्रथम काव्य रचना रंग में भंग है। गुप्त जी के जन्मदिन 3 अगस्त को प्रत्येक वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाभारत प्रसंग पर आधारित शकुंतला काव्य है। साकेत महाकाव्य एक जनवादी काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। पंचवटी में लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन है। रंग में भंग काव्य में
राजपूती आन बान शान का वर्णन है। गुप्त जी के अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति का वर्णन है। विकटभट्ट काव्य में जोधपुर के एक परिवार की 3 पीढ़ियों तक वचन निभाने की कथा है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत ही है। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के 9वें सर्ग में है। साकेत की 8वें सर्ग में चित्रकूट की सभा में केकई पश्चाताप करती है। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी की जीवनी पर जैनी कविता की रचना करते हैं। भारत भारती के कारण गुप्त जी को जेल जाना पड़ा। गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के तुलसी हैं, यह कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र का। गुप्त जी के भारत भारती पर हाली की रचना मसदस्सी हाली का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। भारत भारती काव्य में देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं भरी हुई है। इस रचना के कारण वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, लोकप्रिय हुए। भारत भारती के 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। यशोधरा चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो गद्य पद मिश्रित होते हैं, गद्य पद के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। खंड काव्य जब किसी लोकनायक के जीवन के किसी एक अंश या खंड को लेकर काव्य की रचना की जाती है तो उसे खंड काव्य कहते हैं, जैसे दिनकर का रश्मिरथी, गुप्त का पंचवटी और इत्यादि। इसके बाद जानते हैं महाकाव्य। लंबे कथानक वाला कई सर्गों में विभाजित अनेक पात्रों का चरित्र चित्रण को लेकर रचा गया काव्य महाकाव्य कहलाता है, जैसे हरिऔध का प्रिय प्रवास और गुप्त जी का साकेत और अन्य उदाहरण हैं। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हुए। गुप्त जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर की बांग्ला भाषा में रचित काव्येर उपेक्षित नारिया लेख से प्रेरणा पाकर नारियों की व्यथा का चित्रण किया है। 1936 में गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में संबोधित किया। इसके बाद जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इनसे प्रश्न भी आते हैं कि यह काव्य पंक्ति किनके द्वारा रचित है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह यशोधरा पुस्तक से संकलित है। हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचार ये समस्याएं सभी। यह भारत भारती से संकलित है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्तियां हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भू को ही स्वर्ग बनाने आया। अधिकार खोकर बैठे रहना ही यह महादुष्कर्म है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मानस भवन में आर्यजन जिनके उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह भारत भारती तक से संकलित है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक भागिन रानी। यह साकेत से ली गई है और केके के बारे में है। चलते चलते एक प्रेरक पंक्ति है आपके लिए। हर पथ पर माली पुष्प नहीं बिखराता है, हर पथ पर माली पुष्प नहीं बिखराता है, प्रगति का पथ अक्सर पथरीला ही होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।